वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरीज। ठीक है, ऐसी इनकम जो कि किसी अंदर सैलरीज के अंदर कैलकुलेट की जाती है। मैंने आपको 5 हेड्स बताए थे। ठीक है, सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे एक एक को। और देखो होता क्या है कि टॉपिक बहुत बड़े बड़े, मतलब इनकम अंडर हेड अगर आप सैलरीज देखोगे तो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है बेटा कि सबसे बड़ा तो टॉपिक यही है इनकम टैक्स का। लेकिन हमको सारी चीजें नहीं पढ़नी। ठीक है, सारी चीजें नहीं पढ़नी। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको पढ़नी है, और वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि उससे आपको ऐसा नहीं ना कि 100%, मतलब अगर आपको इनकम टैक्स लिख दिया तो आपको सारा का सारा इनकम टैक्स पढ़ के जाना है। इनकम टैक्स तो बहुत बड़ी चीज है बेटा, है ना। तो हम लोग वही चीजें कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम के में आती हैं। सब कुछ पढ़ के नहीं जाना, अभी भी बता रहा हूँ मैं। तो कोई भी आपको कुछ भी अगर बोलता है कि ये भी पढ़ लो वही पढ़ लो, तो इतना कुछ नहीं पढ़ना है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम के लिए सफिशियंट है। बाकी जो कोई भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है और पहली बार ही जुड़ा हुआ है, तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, हम लोगों ने यूपीपीसीएल के लिए क्या, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए बिल्कुल एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ आप लोग को। मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, ऑडिटिंग पढ़ाया है, एंड टैक्सेशन की क्लास अपनी चल रही है। ठीक है, मैम आपको क्या पढ़ाती है बेटा, इंग्लिश पढ़ा रही है। ठीक है, आपको करना क्या है, बस हमारे कॉमर्स एक्सिस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ में कनेक्ट हो जाना है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले जो कल क्वेश्चंस दिए थे वो वाले बता दो। इफ द मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, द स्टेटस ऑफ द एचयूएफ विल बी। ठीक है, कोई भी हमारा मैनेजमेंट है जिस कहाँ से एचयूएफ का है, ठीक है, वो कहाँ से अगर कंट्रोल हो रहा है, कहाँ से, इंडिया से, तो उसको हम लोग क्या बैठते हैं, रेजिडेंट मानते हैं। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, कल वाले क्वेश्चन है। हाउ मेनी डेज वन हैज टू स्पेंड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इन इंडिया टू बिकम अ रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये 182 डेज था। सिंपल सा आंसर था, बेसिक कंडीशन वन वाला था इसमें। ठीक है, बेसिक कंडीशन वन 182 डेज था प्रीवियस ईयर का। और अगर हम बेसिक कंडीशन टू की बात करें तो उसमें क्या था बेटा, 60 डेज का था। ठीक है, प्रीवियस ईयर में। एंड प्रीसीडिंग कितना था बेटा, 4 ईयर्स में था। कितना, 365 डेज था। ठीक है, याद होगा कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था इसको। तो सभी बच्चों को याद है ना बेटा, पढ़ते हो ना, है ना। क्लास को वो करना है, फिर उसके अंदर रिवाइज करना है, फिर उसको, मतलब देखो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, क्लास की। ठीक है, एक बार क्लास को देख लिया, क्लास को देख लिया, फिर थोड़ी देर बाद मतलब अपने माइंड को फ्री किया। ठीक है, लगातार बैठ के नहीं पढ़ना बहुत देर तक। 1 घंटे की क्लास है, क्लास को देखा, माइंड को थोड़ा डाइवर्ट किया, अपना फ्री किया। फिर उसके बाद में क्या किया बेटा, उस जो आपने नोट्स जो आपने बनाए हैं ना, नोट जो आपने बनाए हैं, फिर उसको पढ़ा एक बार, उसको रिवाइज किया। जैसे मानो सुबह 11 बजे मेरी क्लास आ जाती है, आपने इस टाइम पे पढ़ के, और फिर उसने क्या, दोपहर में 1-2 बजे के करीब इसको नोट्स के ऊपर रिवाइज कर लिया। ठीक है, बाकी में आप और अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहो, वो सारे सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी सब भी पढ़ते रहो। फिर अपने प्रीवियस जितना भी है आपका, उन सब चीज़ों को रिवाइज करो। ठीक है, जितनी भी चीज़ अभी तक आपने पढ़ी हैं उनको। और फिर उसके बाद में क्या करो बेटा, एक शाम के टाइम पे जैसे 4-5 बजे करीब एक बार फिर से क्लास को देख लो। अगर क्लास को नहीं भी देखने का मन है तो फिर से जो आपके नोट्स हैं उनको एक बार क्या करो बेटा, पढ़ लो। मैं 100% बता रहा हूँ कि आप मतलब भूलोगे नहीं कभी भी। क्या करोगे बेटा, भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। फिर if a person is resident but not ordinary resident in India has to satisfy which condition, at least one basic condition। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था बेटा, ए था, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो बच्चों ने क्या दिया है, ए बी ए। ठीक है बेटा, यस सर, यस सर, पता नहीं, ए बी ए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। आपने डी पता नहीं किस चीज़ का दिया है, बट ए भी मुझे लगता है कि ये फर्स्ट का होगा, ये सेकंड का होगा। वन इंडिया रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया रहेगा। ठीक है बेटा, रेजिडेंट रहेगा, 182 डेज रहेगा, एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन रहेगी। ठीक है, इन इंडियन इनकम टैक्सेबल बोथ रेजिडेंट एंड एनआरआई। ठीक है बेटा, इन फॉरेन इनकम टैक्सेबल ओनली इन रेजिडेंट ऑफ इंडिया नॉट एनआरआई। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, रेजिडेंट रहेगा, 182 डेज रहेगा, एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन रहेगी। वेरी गुड, मतलब मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने पढ़ाई आपको बेटा, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके लिए आपने सारे के सारे जितने बच्चों ने आंसर्स दिए हैं वो सारे के सारे बेटा कैसे हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, और जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे बेटा, अपना ही नुकसान कर रहे हो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आप छोड़ रहे हो क्वेश्चंस को, नहीं कह रहे हो, तो बेटा आप ही का नुकसान है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। मैं तो आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, जब एग्जाम आएगा तो इसी चीज़ से एग्जाम आएगा, तो उस समय पे मैं आपको बोल दूंगा कि देखो यार, कि बेटा पेपर में यहीं से आया था। ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या करो बेटा, देने की कोशिश करो। इनकम अंडर हेड ऑफ सैलरीज। ठीक है, इनकम जो कि अंडर हेड है किसके बेटा, सैलरीज के। 5 तरीके की इनकम्स होती थी जो मैंने आपको बताया था। तो आज उसका क्या है बेटा, फर्स्ट डे है। हेड ऑफ सैलरीज में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो हेड ऑफ सैलरीज जो है वो सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 17, मतलब 3 सेक्शन में लगभग डिफाइन कर दिया, किसमें, 15, 16 और 17 में। अब आप बोलोगे सर इतने 3 ही सेक्शन में डिफाइन कर दिया। नहीं बेटा, इनके सब सेक्शन भी हैं अंदर में।
इनके सब सेक्शंस भी हैं, और सेक्शन जो 15 है ये बहुत बड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सेक्शन है, ठीक है। लेकिन हमको सेक्शन ज़्यादा याद नहीं रखने, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेना कि सेक्शंस याद करने हैं या नहीं करने। सेक्शंस जो आपको याद करने बेटा ऑडिटिंग के करने हैं। किसके करने बेटा? ऑडिटिंग के करने हैं। टैक्स के कौन सारे सेक्शंस याद करने हैं, वो हमारे ज़्यादातर डिडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। ये सब नहीं ज़्यादा याद करना कि हेड सैलरी साइड किसमें आएगा, बट हाँ एक बार अपने दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए, ठीक है। रट्टा मार के नहीं जाना, क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आना चाहिए, बस ऐसा याद करो। देखो इनकम अंडर हेड सैलरीज, उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं, उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। ठीक, देखो होता क्या है कि आप कहीं पे काम करने के लिए गए, ठीक है। ये आपकी कोई कंपनी है और ये कोई ए पर्सन है, ठीक है। ये यहाँ पे काम करने के लिए जाता है। तो जब यहाँ पे काम करने के लिए जाता है बेटा, तो इसको क्या मिलता है इसके बदले में? इसको इसके बदले में कुछ पैसे मिलते हैं, मतलब कि कैश मिल सकता है, काइंड मिल सकता है, कैश या फिर काइंड में कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। और कोई तरीका है क्या देने का? बिटकॉइंस दे दो, हाँ बिटकॉइंस दे दो। बिटकॉइंस तो इंडिया में अमान्य है बेटा, बिटकॉइंस में अगर ट्रेड कर रहे हो तो इलीगल हो गया इंडिया में, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। तो कैश या फिर काइंड में आप इसको दे सकते हो, मतलब या तो इसको आप घर प्रोवाइड करवा दो कि ठीक है हम तुमको घर दे रहे हैं भैया, हाउस रेंट अलाउंस नहीं देंगे, आपको घर दे रहे हैं, ठीक है। या फिर आप इसको क्या कर दो, कैश कर दो कि HRA दे दो कि ये लो भैया इतना इतना 5,000 रुपये तुम्हारा मंथली बिल है, मंथली तुमको हम रेंट के लिए देते हैं, ठीक है। तो अब हमको ये चीज़ देखनी होती है कि हमारे कौन सी सैलरीज में आएंगी चीज़ें, कौन सी नहीं आएंगी। इसको बहुत सारी चीज़ें दे सकता है। देखो सबसे पहले इसको सैलरी दे सकता है, ठीक है। HRA दे सकता है, DA दे सकता है, और क्या होता है बेटा, इंटरटेनमेंट अलाउंस दे सकता है, ट्रैवल अलाउंस दे सकता है, ठीक है। और क्या क्या दे सकता है, और मानो इसको और भी कोई सर्वेंट अलाउंस दे दिया, हाँ और भी कोई कोई और भी बहुत सारे तरीके के अलाउंसेस होते हैं जो ये दे सकता है इसको, ठीक है। तो हमको यही चीज़ देखनी कि हमारी हेड ऑफ सैलरीज के अंदर में क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं, और इनका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई भी अगर हम सैलरी की बात करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारा क्या होना चाहिए बेटा, रिलेशनशिप जो होता है किस वाले केस में, सैलरी के केस में, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का होना चाहिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। मतलब वो आपको नौकरी दी होनी चाहिए, ये आपको नौकरी देगा, और आप इसके अंडर में क्या कर रहे हो बेटा, काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप को शो करता है। ये ए और वो जिस जिस कंपनी में काम करने के लिए जा रहा है, उसी टाइम पे हम लोग क्या इनकम अंडर हेड ऑफ सैलरी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे, रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे कैसा होता है? अमाउंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल shall be treated as salary only if the relationship between payer and payee is of an employer and employee, or master and servant, or employer may be an individual, firm, association of persons, company, corporation, central government, state government, public body और local authority। देखो एम्प्लॉयर कौन हो सकता है बेटा? एम्प्लॉयर जरूरी नहीं है कि वो आपकी जो कंपनी है वही हो, ठीक है। अगर देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में बहुत सारा पैसा आ जाता है, ठीक है, हालांकि है नहीं, बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास में बहुत सारा पैसा आ जाता है। मैं हूँ ए और ये है बी, ठीक है। ये क्या है, ये कोई एक करोड़पति है, ठीक है। सपना सबका है करोड़पति बनने का, हाँ मेहनत करो बेटा जरूर बनोगे, ठीक है। ये कोई एक करोड़पति है और इसने क्या किया, इसने बी को हायर किया एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड। क्या? इसने अपना बॉडीगार्ड इसको हायर किया। अब बताओ इसमें क्या ए कोई कंपनी है? नहीं, ये कंपनी नहीं है। क्या ए कोई फर्म ऑफ फर्म है? क्या एसोसिएशन ऑफ पर्संस है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है? क्या स्टेट गवर्नमेंट है? क्या कोई कंपनी है? नहीं है, कुछ नहीं, ये एक इंडिविजुअल है ना। ये क्या बेटा, एक इंडिविजुअल है। तो एक चीज को ध्यान में रखना, जब कोई इंडिविजुअल अगर किसी भी पर्सन को हायर करेगा, तो उसके साथ में भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए बेटा, रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए बेटा, रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। उसी टाइम पे ही हम उसको हेड ऑफ सैलरी मानते हैं, मतलब तभी उसको सैलरी देगा। अदरवाइज अदरवाइज देखो, जैसे कि आपका कोई भाई है, हाँ, ए और बी का रिलेशनशिप को चेंज करते हैं, जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय से हटा देते हैं। आपका कोई भी भाई है, ठीक है, आप इसको क्या हर महीने 5,000 रुपये देते हो एज अ पॉकेट मनी, ठीक है। आप जॉब करते हो, आपका भाई अभी कॉलेज में, आप इसको 5,000 रुपये पॉकेट मनी दे रहे हो। क्या ये आपको कोई एम्प्लॉई है? क्या आप इसके कोई एम्प्लॉयर हैं? नहीं। आप इसको कैसे दे रहे हैं बेटा, आप इसको एक सोशल विलिंगनेस, मतलब कि जिसको कहते हैं ना हम लोग कि हमारा भाईचारा है, ठीक है, मेरा भाई है इसलिए मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। तो उस वाले केस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं क्रिएट होता है। तो उस टाइम पे तो भैया सैलरी तो इसी की वो होगी ना, टैक्सेबल तो इसी की सैलरी हो जाएगी, बी के ऊपर तो कुछ आएगा ही नहीं, है ना, बी के ऊपर तो कुछ आएगा ही नहीं। टैक्सेबल जो सैलरी होगी वो एक ही रहेगी।
ये चीज क्लियर होती है ना। कोई अगर भाई बहन को दे रहा है, अपने किसी रिलेटिव को दे रहा है, आप अपने मम्मी पापा को दे रहे हो, किसी को भी पैसे दे रहे हो, तो आपकी सैलरी उस वाले केस में टैक्सेबल हो जाती है। इसके लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं बनता। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बेटा तभी बनेगा जब आप उसको क्या करते हो, आप उसको अपने अंडर में नौकरी दे रहे हो, ठीक है। इतना सिंपल सी चीज है। और तभी उसी वाले केस में हम लोग क्या मानते हैं कि उसको सैलरी मानते हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉयर कौन हो सकता है बेटा? एम्प्लॉय कोई इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो सकती है, कंपनी, कॉर्पोरेशन। मतलब ये वही वाली बात होगी जो हम लोग इंडिविजुअल पढ़े थे ना अपने इनकम टैक्स में स्टार्टिंग में, कि इंडिविजुअल में हमारी 1 से लेकर के 8 कंडीशंस थी, ठीक है। ये लोग वही सब लोग हैं। Likewise, employer may be operating in India or abroad. The employee may be a full-time employee और part-time employee. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फुल टाइम एम्प्लॉय हैं या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉय। मतलब आप आधे घंटे के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो आपकी वो चीज़ किस में आएगी बेटा? सैलरी में काउंट होगी। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो एम्प्लॉयर जो है वो इंडिया में है या फिर अब्रॉड में है। मतलब हो सकता है कि आप यूएसए की किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, हाँ, और आप मानो कि जैसे फुल टाइम ही कर रहे हो, हायर किया हुआ है फुल टाइम, और आपको यूएसए से क्या करता है बेटा? डायरेक्ट सैलरी आपकी भेजता है, ठीक है। यूएसए से क्या करता है? आपको डायरेक्ट सैलरी भेजता है। तो उस वाले केस में भी हम लोग उसको अंडर द हेड ऑफ सैलरी ही काउंट करेंगे, ठीक है। उसको किसी और चीज में नहीं लेके जाएंगे। इतनी बात बेटा क्लियर होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के बीच में, ठीक है। इस चीज को बस समझ में आ गया ना, तो ये चीज हमेशा समझ में आएगी। हिंदी में क्या करता है? भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि का केवल वेतन के रूप में माना जाएगा यदि भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध नियोक्ता और कर्मचारी या मालिक या नौकर का है। अब ये मालिक और नौकर वाली चीजें हटा दी गई है वैसे बहुत सारी चीजें, ठीक है। मास्टर एंड सर्वेंट हमको कहीं पे भी नहीं, क्योंकि मास्टर एंड सर्वेंट कुछ नहीं होता बेटा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई होता है। सर्वेंट इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं है ना। तो सर्वेंट तो कोई हुआ ही नहीं बेटा। सर्वेंट हम लोग क्यों कहते हैं? किसी को नौकर क्यों कहना? का नियोक्ता एक व्यक्ति, फर्म फर्म व्यक्ति का संघ, कंपनी, निगम हो सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण हो सकता है। इसी तरह नियोक्ता भारत या विदेश में काम कर रहा हो सकता है। कर्मचारी पूर्णकालिक कर्मचारी या अंशकालिक कर्मचारी हो सकता है। कोई भी ऐसा, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया में हैं, बाहर हैं, आपका पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, बट आपको क्या होना चाहिए बेटा? आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बना होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है। आपने एक चीज सुनी होगी कि बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता। एमपी के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता, सैलरी के ऊपर उनका टैक्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कोई चीज का जवाब दे पाएगा? देखते हैं आगे, शायद ये वाली चीज है। आ गया, आ ही गया यार ये तो। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो इसको हम लोग एमपी भी कहते हैं, और ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट ट्रीटेड एज एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इनको एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट नहीं ट्रीट किया जाता। सैलरी एंड अलाउंसेस रिसीव्ड बाय हिम आर देयरफॉर नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ सैलरीज। बट ध्यान रखना, कोई भी आपसे ये चीज बोलते हैं ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी टैक्सेबल नहीं होती, हाँ, सैलरी टैक्सेबल नहीं होती अंडर द हेड ऑफ सैलरीज, बट वो कहाँ पे बेटर चार्जेबल होती है? बट आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ सेक्शन 56 अंडर द हेड सेक्शन ऑफ हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य को सरकार का कर्मचारी नहीं माना जाता है, ठीक है। इनको सरकार का कर्मचारी नहीं माना जाता, क्योंकि ये तो आपको पता ही है ना एमपी एमएलए क्या होते हैं। ये तो ऑल ऑफ दी अब, मतलब कि सरकार से अपने आप को ऊपर ही समझते हैं, है। तो इसलिए इसके द्वारा प्राप्त वेतन और भत्ते शीर्ष वेतन के तहत कर के लिए प्रभारी नहीं है, लेकिन अन्य स्रोतों के से आए शीर्ष के तहत के लिए प्रभारी हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। कभी भी अगर कोई भी पर्सन आपको बोले कि एमपी की या एमएलए की जो सैलरी होती है वो क्या होती है? वो टैक्सेबल नहीं है, तो बेटा आप उसको करेक्ट करना है कि वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है, बट अंडर सैलरी के हेड में नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये माना जाता है कि वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है या फिर एमएलए जो है, वो एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि वो क्या है? वो देश सेवा में अपने आप को नियुक्त कर रखे हैं। देश सेवा कितनी करते हैं वो तो सबको पता ही है, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है बेटा? सैलरी एंड वेजेस आता है। सैलरी एंड वेजेस में क्या आता है? कंसेप्चुअली नॉट डिफरेंट, ठीक है। दोनों चीजें कंसेप्चुअली डिफरेंट नहीं है, बट रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल इज टैक्स अंडर द हेड ऑफ सैलरीज वेदर द रेम्युनरेशन इज टर्म्ड एज सैलरी और वेजेस, ठीक है। समझ में आया बेटा कि इस चीज में कोई डिफरेंस नहीं कि आपको सैलरी मिली या फिर वेजेस मिली, दोनों ही रूप एक दूसरे से मतलब एक ही है, ठीक है, एक ही है। पर क्या कहता है? रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, अगर किसी भी तरीके का आपको कोई भी रेम्युनरेशन मिल रहा है किसी भी उससे, ठीक है, तो किस में आएगा बेटा? अंडर द हेड ऑफ सैलरीज आएगा।
वेदर द रेम्यूनरेशन इज टर्म्ड एज सैलरी और वेजेस। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेशन का बेटा मतलब होता है कि आप कहीं पे काम कर रहे हो और उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है बेटा? पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, कैश काइंड मतलब जो भी कुछ मिल रहा है, बट आपको ऐसी कुछ चीज मिल रही है कि कोई लाभ मिल रहा है उसी से। ठीक है, जिससे कि आपको आपकी इनकम में इंक्रीमेंट हो जाए, आपकी वेल्थ जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, उस चीज को हम लोग रेम्यूनरेशन कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। अगर हम रेम्यूनरेशन की डीप मीनिंग में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें रेम्यूनरेशन में इंक्लूड हो जाती हैं, तो आपको तो डीप में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, यहीं से समझो। तो हिंदी में भी यही कहता है कि अगर हमको किसी भी तरीके का कोई भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है, चाहे वो सैलरी हो चाहे वेजेस हो, पर वो किसके हेड में आएगी बेटा? वो सैलरीज हेड में आती है। वेतन और मजदूरी वैचारिक रूप से अलग नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक वेतन के तहत कर योग्य है, चाहे पारिश्रमिक को वेतन या मजदूरी कहा जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको वेजेस कहते हो सैलरी कहते हो, बट उसको हम लोग किस हेड में डालेंगे बेटा? सैलरी के हेड में डालेंगे। ठीक है बेटा, इतनी चीज क्लियर होती है? ठीक। Salary from more than one source, an individual receives salary from more than one employer during the same previous year, maybe due to change of employment or due to employment with more than one employer simultaneously. Salary from each source is taxable under the head of salary. आप मानो कि जैसे आप एक पर्सन हो, आप ए के पास में पार्ट टाइम कम करते हो, आप बी के पास में पार्ट टाइम कम करते हो और सी के पास में जाके रात को नाइट ड्यूटी कराते हो। ठीक है, तो आपको जितनी भी सैलरी मिलेगी, चाहे वो ए से मिले, चाहे बी से मिले, चाहे सी से मिले, वो बेटा टैक्सेबल होगी किसमें? सैलरीज के अंडर में। ठीक है, आप किसी भी मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एम्प्लॉयर के साथ में एम्प्लॉयमेंट के रिलेशनशिप को क्रिएट करते हो, पर आपकी जितनी भी सैलरी होगी वो सारी की सारी सैलरी मानी जाएगी, वो कोई अदर सोर्सेज कि आप बोल दो कि भैया मैं तो ए के साथ में फुल टाइम काम करता हूँ और बी के साथ में हाफ टाइम काम करता हूँ, तो आप मुझे क्या कर दो? आप मुझे मतलब कि मुझे सैलरी जो है वो अदर सोर्सेज में डाल दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी जो सैलरी होगी बेटा वो काउंट होगी तीनों के साथ ही। एक से अधिक स्रोतों से वेतन एक व्यक्ति को एक पिछले वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ता से वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, प्रत्येक स्रोत से वेतन शीर्ष के तहत कर योग्य है और उसको किस में हम लोग डालेंगे बेटा? वेतन, जो कि हमारी सैलरी है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ए जो पर्सन है वो ए के साथ में भी काम करता है, बी के साथ में भी काम करता है, सी के साथ में भी काम करता है। ठीक है, तो उस वाले केस में उसकी जो सैलरी होगी क्या वो ए के साथ में होगी, क्या वो बी के साथ में होगी या सी के साथ में होगी? ठीक है, तो ये सब चीजें हमको क्या करनी बेटा? ये सब चीजें हमको काउंट करनी है। सैलरी फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, प्रेजेंट एम्प्लॉयर और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, रेम्युनरेशन रिसीव फॉर ड्यू। ठीक है, फॉर है during the previous year is chargeable to tax under the head of salaries, irrespective of the fact whether it is received from a former, present or prospective employer. ठीक है, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन चीज़ों पे विशेष ध्यान आपके लिए दे रहा हूँ। आपके लिए क्वेश्चन जो आएंगे वो कोई आपको इनकम निकालने के लिए नहीं बोलेगा। ठीक है, इनकम निकालने के लिए बोलेगा तो छोटी मोटी से आपको टैक्स वैक्स निकालने के लिए बोल देगा। बाकी आपको बहुत ज्यादा डीप में घुस के क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला। क्वेश्चंस आपसे यही सब पूछेगा कि सैलरी जो थी, ठीक है, एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछेगा ना बेटा, है ना, थ्योरी तो लिखने के लिए नहीं आएगी। सैलरी जो थी, ठीक है, वो किसी प्रीवियस किससे मिली थी? फॉर्मर एम्प्लॉयर से मिली थी। क्या वो इस ईयर में टैक्सेबल होगी अंडर सैलरीज? तो बेटा बिल्कुल होगी। ठीक है, क्या होगी बेटा? बिल्कुल उसकी सैलरी जो होगी वो अंडर टैक्सेबल होगी, चाहे वो आपको फॉर्मर एम्प्लॉयर से मिले, मतलब जहां से आपने पहले काम किया था। मानो कि आपने 1 अप्रैल से लेकर के 31 जून तक कहीं पे काम किया। ठीक है, फिर आपने क्या किया? छोड़ दी। फिर आपको कहीं दूसरी जगह पे अच्छी जॉब मिल गई, फिर आपने क्या किया? सॉरी, 1 जुलाई से लेकर के कब तक? 31 सितंबर तक काम किया। ठीक है, फिर आपने मानो कि 30 सितंबर से लेकर के 31 मार्च तक कहीं तक काम किया, तो आपको यहाँ से सैलरी मिली हो, यहाँ से सैलरी मिली हो, चाहे यहाँ से सैलरी मिली हो, तीनों का लास्ट में क्या होगा बेटा? एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तीनों को एक साथ जोड़ देंगे और उसको किस हेड में डाल देंगे बेटा? सैलरी के हेड में डाल देंगे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको जो सैलरी थी, आपने आपने मतलब उसके साथ में एम्प्लॉयर का जो रिलेशनशिप था, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को वो खत्म कर दिया 3 ही महीने, मतलब आपने 3 महीने बाद काम करके रिजाइन कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपको सैलरी मिली है एज अ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में, जिस टाइम पे आप उसके साथ में काम कर रहे थे। ठीक है, पिछले वर्ष के दौरान पूर्व नियोक्ता, वर्तमान नियोक्ता या संभावित नियोक्ता पारिश्रमिक प्राप्त पारिश्रमिक से वेतन शीर्ष वेतन के तहत कर योग्य है। ठीक है, किसके वेतन के अंडर? मतलब सैलरीज के अंडर में, इस तथ्य के बावजूद कि यह पूर्व, वर्तमान या संभावित नियोक्ता से प्राप्त हुआ है या नहीं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको ये चीज बोल दे, सुनो अब मुझे ये चीज बताओ,
कोई आपको ये चीज़ बोल दे कि मतलब आपको हायर नहीं किया अभी, ठीक है? आपको हायर नहीं किया, आपको बोल दे कि आपको 30 सितंबर से काम पे आना है, हुँ? और आपको हमारे यहाँ पे 31 मार्च तक रहना पड़ेगा। तो ये लो बेटा 6-7 महीने की जितनी आपकी सैलरी बनती है, उसको मैं एडवांस में दे रहा हूँ। उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एडवांस में दे रहा हूँ। क्या ये चीज़ हमारी उसमें है, सैलरीज़ में काउंट होगी या नहीं होगी, नीचे मुझे कमेंट करके बताना। और देखो इसको लिखना है ऐसे, यस सर मत लिख देना सिर्फ़, तो मुझे भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है किस क्वेश्चन के लिए लिख दिया। ठीक है? तो ऐसे करके लिखना क्या कि फ्यूचर एम्प्लॉयी या फिर सॉरी सैलरी इन एडवांस। तो इस ये टैक्सेबल होगी यस या फिर नो। ठीक है? ये चीज़ लिख देना, तो मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों? ये चीज़ क्लियर हो रही है ना? जितनी भी चीज़ें पढ़ाते हैं उनके क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं। एमसीक्यू का क्वेश्चन इसी से बनता है। अब क्या आता है हमारा फॉर्जिंग ऑफ सैलरी सेक्शन 15 क्या कहता है देखो इसके लिए। फॉर्जिंग ऑफ सैलरी सेक्शन 15 सैलरी ऑन ड्यू बेसिस इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड इफ देयर ऑफ therefore an employee forgoes his salary it does not mean that the salary so foregone is not taxable। अगर आपने मानो कि आपने किसी एम्प्लॉयर के साथ में काम किया हुआ था, ठीक है, आप मानो कि ए लिमिटेड के साथ में काम कर रहे थे और उस वाले केस में ए लिमिटेड आपकी सैलरी को खा जाता है, मतलब ऐसा होता नहीं कई बार कि सैलरी नहीं दी, है ना, सैलरी नहीं दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो सैलरी होगी वो टैक्सेबल नहीं होगी। उस वाले केस में भी आपको क्या है बेटा, सैलरी के ऊपर टैक्स देना है, क्योंकि कभी भी ना कोई भी किसी की सैलरी को खत्म नहीं कर सकता, कोई भी किसी की सैलरी को खा नहीं सकता। इस वाले केस में ये माना जाएगा कि आपकी जो सैलरी है वो फ्यूचर में मिल जाएगी। ठीक है, फ्यूचर में आपके ऊपर मिल जाएगी, तो जब आपको मिल जाएगी तो उस वाली टाइम ड्यूरेशन में क्या होगा बेटा, वो चीज़ जो होगी वो हमारी टैक्सेबल नहीं होगी, बट अभी तो वो चीज़ टैक्सेबल होगी। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई भी थी कि हमारी जो सैलरी जो होती है वो हमेशा एक ही बार टैक्स लगेगा, है ना, एक ही बार टैक्सेबल होती है, बार बार टैक्सेबल नहीं होती, मतलब एक से ज़्यादा बार टैक्सेबल नहीं हो सकती। बताया था ना मैंने आपको। हाँ, तो वही चीज़ इसमें लागू हो जाएगी। ठीक है, वन सैलरी हैज एक्रूड टू एन एम्प्लॉय इट इज सब्सिक्वेंट वेवर डज नॉट मेक इट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी। अगर आपकी एक बार सैलरी एक्रू हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो सैलरी है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी टैक्स लायबिलिटी से बच सकती है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान में रखना, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। Such voluntary waiver of forging by employer of the salary due to him is merely an application of income is nonetheless chargeable to tax। ठीक है बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सैलरी क्या है क्या नहीं है, आपको सैलरी मिली है नहीं मिली, आपने अपनी सैलरी को छोड़ दिया, आपने अपना गुड फेथ दिखाया, बट इनकम टैक्स आपसे बोलेगा यार देखो हमें पैसों से मतलब है, हमें पैसों से मतलब है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी सोशल वर्क कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयर की सैलरी नहीं ले रहे, पर हमें तो भैया आपसे टैक्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है बेटा, तो हिंदी में भी यही चीज लिखता है नीचे, सैलरी पेड टैक्स फ्री इफ सैलरी इज टैक्स फ्री बाय द एम्प्लॉयर द एम्प्लॉय हैज टू इंक्लूड इन हिज टैक्सेबल इनकम नॉट ओनली सैलरी रिसीव्ड बट ऑल्सो अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वेदर टैक्स इज पेड अंडर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बाय द एम्प्लॉयर और वॉलंटरली। ठीक है, वेतन का भुगतान यदि कर मुक्त यदि नियोक्ता द्वारा क्या किया जाता है बेटा, यदि नियोक्ता द्वारा वेतन कर मुक्त है तो कर्मचारी को अपनी कर योग्य आय में न केवल अपना प्राप्त वेतन बल्कि नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कर राशि को भी सम्मिलित करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नियोक्ता द्वारा स्वेच्छा से अनुबंधन की शर्तों के तहत कर भुगतान किया जाता है या नहीं। ठीक है बेटा, अब चीजें क्लियर हैं आपको? इजी है चीजें सारी, इजी है, कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि बेटा मुझसे नहीं होगा, ये चीज नहीं दिन में रखनी ना, चीजें सारी सारी इजी हैं। ठीक है, बट करना क्या है, बस आपको चीजों को एक बार समझना है। अब क्या आता है देखो, इसकी मैंने हिंदी नहीं की, जानबूझ के हिंदी नहीं की है, क्योंकि ये सब चीज आपको इंग्लिश में ही मिलने वाली है हर जगह पे। सैलरी और इनकम बाय वे ऑफ सैलरी, तो सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 क्या करता है बेटा, इसको डिफाइन करता है, किसको, सैलरी को। ठीक है, अब सैलरी में क्या क्या चीजें आती हैं वो सारी सारी चीजें देखनी, 8 चीजें हैं टोटल, 8 चीजें वो हम देख लेते हैं। वेजेस, एनी एन्युटी और पेंशन, ठीक है, कोई भी आपको एन्युटी या फिर पेंशन मिलता है। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय हायर्स ऑफ एन एम्प्लॉय इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, एनी ग्रेचुटी, एनी फीस, कमीशन, रिक्वेस्टेस और प्रॉफिट्स इन लीव फॉर एन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। आपको कोई भी कमीशन मिल रही है, कोई भी फीस मिल रही है, ठीक है, रिक्वेस्टेस मिल रही है, मतलब कि जैसे सेल्स पे कमीशन होती है ना, आप कोई सेल्स मैनेजर हो मान लो, तो कंपनी आपको बोलती है कि अगर आप 1 लाख से ऊपर की सेल करवाओगे तो हम आपको कमीशन कितना दे देंगे बेटा, 10% का कमीशन दे देंगे। ठीक है, अगर आप एक, तो क्या होगा इस वाले केस में, उसको सैलरी तो मिल रही है बट उसको कमीशन अलग से मिल जाएगी, तो मानो कि 10,000 रुपये कमीशन है, तो वो भी किस में चली जाएगी बेटा, वो भी सैलरी के अंडर काउंट हो जाएगी।
ठीक है। एनी एडवांस ऑफ सैलरी, यह भी ऊपर आपको समझाया था, कोई भी आपको सैलरी किसमें मिल गई, एडवांस में मिल गई। एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम। ठीक है, लीव इन कैशमेंट अगर आप करवाते हैं, लीव इन कैशमेंट है इसका मतलब कि आपने क्या किया बेटा, आपको पैसे मिले किस चीज के, कि आपने लीव इन कैशमेंट का एक चीज होती है, जैसे आपने पढ़ा भी अगर होगा, तो उस वाले केस में क्या होता है, सुनो। आप मानो कि आपको मतलब कंपनी कहती है कि हम आपको 15 दिन की क्या देंगे बेटा, लीव दे देंगे। ठीक है, आपको हर साल हम लोग 15 दिन की लीव देंगे, बट आप क्या करते हो, आप 5 ही दिन की लीव लेते हो। आप बोलते हो कि 10 दिन जो मैंने काम किया उसके मुझे पैसे दे दो। ठीक है, तो ये लीव इन कैशमेंट हो जाती है, कि मतलब आपकी जो है, आप छुट्टी नहीं ले रहे हो, आप क्या करवा रहे हो बेटा, उसको इन कैश करवा ले रहे हो। ठीक है, तो उस वाले केस में क्या होगा बेटा, वो अंडर द हेड ऑफ सैलरीज जाएगा। द एनुअल एक्सक्रेशन ऑफ टू द डिफरेंस बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन अ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और to the extent to which it is chargeable to tax under the rule 6 of part A of the fourth schedule। इतनी बड़ी चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी, इतनी बड़ी चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपको ऊपर वाली चीज याद में रखनी है, बट ये सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं, इसलिए मेरे को डालने हैं। ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं छोड़ूंगा, ताकि आप कभी ये ना बोलो कि सर आपने ये चीज नहीं पढ़ाई, जो वहीं से पेपर, क्योंकि पेपर वहीं से आता है जो चीज हम लोग छोड़ के जाते हैं। क्या बोला मैंने, पेपर वहीं से आता है बेटा, जो चीज हम लोग छोड़ के जाते हैं। The aggregate of all sums that are comprised in the transferred balance as referred to the sub rule of 2 of rule 1, ठीक है, of part A of the fourth schedule of an employee participating in a recognized provident fund to the extent to which it is chargeable to tax under subsection sub rule 4, there is that taxable portion। ठीक है, यहां से ध्यान में रखो, taxable portion transferred balance from unrecognized provident fund to recognized provident fund। दो तरीके के प्रोविडेंट फंड होते हैं, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड, एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, क्या क्या होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, ये चीज हमको नहीं पढ़नी, ये चीज हमको नहीं पढ़नी, तो इस चीज में ज्यादा मतलब नहीं करेंगे। ठीक है, ये किसका बेटा पार्ट है, ये हमारा उसका लेबर जो लॉ होता है ना, जिसको कभी हम लोग मर्सेंटाइल लॉ नहीं, सॉरी, लेबर जो लॉ होता है, ठीक है, उसमें ये चीज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हमको कब ये चीज पढ़नी होती है कि हमारा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कौन सा है ना, प्राइवेट प्रोविडेंट फंड होता है एक, 3 तरीके के होते हैं इसमें, एक क्या होता है, पीएफ ही लिखते हैं, तो पीएफ तो हमारा शायद वो गवर्नमेंट वाला ही आ जाता है, एक हमारा जीपीएफ होता है, तो इस तरीके से हमारे 3 चलते हैं, तो उसी से हमें कोई मतलब नहीं, वो चीज हमें नहीं पढ़नी। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर द पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80 सीसीडी। ठीक है, अब क्या हमारा आता है बेटा, बेसिस ऑफ सैलरी। बेसिस ऑफ सैलरी में देखो, आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी। ठीक है, ये भी सेक्शन 15 ही डिफाइन करता है। मैंने आपको बताया ना, सेक्शन 15 अपने आप में बहुत बड़ा है, वो बहुत सारी चीजों को अपने आप में समेटता है। ठीक है, तो क्या बोलता है बेटा, बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, तो बेसिस ऑफ चार्ज क्या होगा, देखो, ड्यू और रिसिप्ट, यहाँ पे लिखा भी हुआ ड्यू और रिसिप्ट बेसिस। मैंने आपको बोल दिया कि आपका चाहे रिसिप्ट के बेसिस पे हो चाहे ड्यू के बेसिस पे, आपकी सैलरी क्या होगी, चार्जेबल टू टैक्स होगी, मतलब उसके ऊपर टैक्स लगेगा ही लगेगा, मतलब कि वो ड्यू है, अभी तक आपको आपकी सैलरी नहीं मिली, और आपका क्या हुआ बेटा, 31 मार्च निकल गया, है ना, प्रीवियस ईयर की आपको सैलरी नहीं मिली और 31 मार्च निकल गया, या फिर आपको क्या किया बेटा, एडवांस में सैलरी दे दी। एडवांस में सैलरी दे दी, रिसिप्ट का मतलब जब आपको सैलरी मिल जाए। ठीक है, कोई भी आपको एडवांस में भी सैलरी दे सकता है, और कोई भी आपकी सैलरी को क्या कर सकता है बेटा, आउटस्टैंडिंग भी करवा सकता है। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपकी जिस ईयर में आपकी आउटस्टैंडिंग हुई है और जिस ईयर में आपको टैक्स मिल गया है, मतलब ये चीज सोच लो कि जब आपके पास जैसे पैसा आ जाए, इनकम टैक्स आपके ऊपर भाग के जाके उसके ऊपर टैक्स लगा देगा, भले ही आपको पैसा मिले या नहीं मिले, इनकम टैक्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको पढ़ाने की जरूरत है, चलो पढ़ देता हूं तब भी। द बेसिस ऑफ चार्ज इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग पैरास ऑफ चार्ज ऑन एज पर सेक्शन 15। बेसिस ऑफ चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी इनकम इज फिक्स्ड बाय सेक्शन 15। सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ईदर ड्यू has been amount received as arrears of salary is taxable in the year of receipt if it is not taxed earlier on receipt basis whichever matures earlier। वही बातें बोल रहे हैं जो मैंने आपको ऊपर समझा दी इजी वे में। थोड़ी सी हमारी जो थ्योरीज होती है बेटा, ये थोड़ी सी हार्ड होती है ना, थ्योरीज जो होती है बेटा थोड़ी सी हार्ड होती है, समझ में नहीं आती कभी बार, तो इसके लिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ चीजें, ताकि आप बाद में क्या करो, उस चीज को अच्छे से समझ लो। अब देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी डाला हुआ है, हिंदी में एग्जाम्पल को समझा देता हूँ। उदाहरण के लिए, यदि 2015-16 का वेतन 2014-15 के अग्रिम रूप से प्राप्त होता है, ठीक है, अग्रिम रूप से मतलब कि एडवांस में अगर प्राप्त हो गया, तो इसे रसीद आधार पर पिछले वर्ष 2014-15 की कुल आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसको रिसिप्ट के बेसिस पे
किसके बेसिस पे बेटा? रिसिप्ट के बेसिस पे इसको उसी वाले ईयर में हम लोग क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे। क्योंकि कर की घटना रसीद के आधार पर परिपक्व होती है। क्योंकि कर ये मतलब टैक्स ये बोलता है, इनकम टैक्स ये बोलता है कि बेटा जिस दिन आपको रिसिप्ट हो जाए, ठीक है, जिस दिन आपको पैसा मिल जाए उसी दिन हम टैक्स आपके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, पहली बात तो ये बोलता है। फिर इसके अंदर क्या बोलता है? इसलिए इसलिए वेतन क्या है, पिछले वर्ष 2015-16 की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो मतलब इसको 2015-16 में आप शामिल नहीं करेंगे। इसको जिस साल हमको मिल गया ना, 2014-15 में हमको मिल गया था क्योंकि एडवांस के रूप में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उसी साल में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है बेटा? दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें दूसरी तरफ, तो यदि वेतन 2013-14 की देय हो गया है और 2014-15 में प्राप्त हुआ है, इसे देय के आधार पर पिछले वर्ष 2013-14 में ही क्या कर देंगे बेटा? कुल आय में शामिल कर दिया जाएगा। मतलब जब आपको पिछले साल मिल गया है ना, पिछले साल आपको मिल गया, ड्यू हो गया था मतलब पिछले साल, तो हम लोग उसी साल ही इसको क्या करेंगे बेटा? टैक्स लगा देंगे। पर ऐसा नहीं है कि अगर इस साल मिल गया, मतलब अगर आपकी जो प्रीवियस ईयर की जो सैलरी जो थी वो अब आपको इस साल मिली है, तो इस साल में आपको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इस साल आपके ऊपर टैक्सेबल नहीं लगेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो है टैक्सेबल कब होता है। ठीक है, तो उस वाले केस में हमारा जो टैक्सेबल होता है बेटा, वो कब होता है? वो हमारा रहता है जब हमको या तो ड्यू के बेसिस पे मिल जाए या फिर रिसिप्ट के बेसिस पे मिल जाए। कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये चीज और सुन लो, अकाउंटिंग मेथड कोई भी डिपेंड नहीं करता। आपकी जो इनकम टैक्स जो है बेटा, वो किस पे लगेगी? वो आपकी लगेगी किस पे? फाइनेंशियल ईयर पे ही। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा अकाउंटिंग मेथड यूज करते हो। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी इनकम, ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सेक्शन 9 ऑफ सबसेक्शन 1 इसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो इस वाले केस में हम लोग 3 केसेस पढ़ने वाले हैं आगे। इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरीज इज डीम टू एक्रू और आर एट द प्लेस वेयर द सर्विस रेंडर। ठीक है, इफ सैलरीज is rendered in India, salary income is deemed to accrue or arise in India. ठीक है, if salary is rendered outside India, salary income cannot be deemed to be earned in India. बिल्कुल सही बात है। ये चीज मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाई थी कि अगर कोई भी हमारी सैलरी जो है वो अगर इंडिया के आउटसाइड में रेंडर हो रही है, तो उस वाले केस में हमको उससे कोई मतलब नहीं है ना, तो फिर वो तो इंडिया में डीम होगी नहीं। हाँ, पर अगर वो सैलरी इंडिया में अराइज होती है, मतलब कि इंडिया के किसी भी काम के लिए मिलती है, तो उस वाले केस में हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उस वाले केस में हम लोग उसको इंडियन सैलरी मान के क्या करेंगे? टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है बेटा, ये चीज आती समझ में? ठीक है बेटा, फिर क्या होता है हमारा? अब देखो आगे 3 केसेस हैं, आगे पढ़ो। सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन सिटीजन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड आउटसाइड ठीक है, तो इसको आउटसाइड में डिवोट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको काट देना। आउटसाइड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया सच सैलरी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ कंसर्न एम्प्लॉय। अगर देखो कभी हमारी कोई भी सैलरी जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है आपको, किस लिए दे रही है आपको इसलिए दे रही है क्योंकि आप बाहर क्या हो, आप बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो। जैसे कि आपको कोई भी एम्बेसी जो है ना। अच्छा, मैंने एम्बेसी का क्वेश्चन पूछा था, उसका बच्चे ने आंसर नहीं दिया किसी ने भी। हाँ, एम्बेसी की जो सैलरी मैंने पूछा था ना, कि अगर एम्बेसी में कोई भी इंसान काम कर रहा है, ठीक है, और मतलब जैसे रशिया की अगर इंडिया में एम्बेसी है, तो रशियन जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी कहाँ पे टैक्सेबल होगी? इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर या फिर रशिया में? बताया नहीं किसी ने यार। बड़े मतलब बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को छोड़ देते हो। फिर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। ये भी क्वेश्चन ये मत सोचना कि मैंने बीच में पूछ लिया है, लिख के नहीं दिया इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो चीजें मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मानो कि जैसे ये कोई इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, ये कोई इंडियन एम्बेसी और ये कहाँ पे बेटा? यूएसए में है। तो अब इसके अंडर में इसको जितना भी कुछ भी मतलब यहाँ पे जो भी सैलरी वगैरह मिलेगी, वो सारी की सारी बेटा कहाँ पे? एक मिनट, वो बेटा सारी की सारी कहाँ पे टैक्सेबल होगी? तो सारी की सारी जो टैक्सेबल होगी ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। लेकिन इसमें एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी अलाउंसेस, रिक्वेस्टेस, कुछ भी मतलब ऐसी चीज दी जाती है, भत्ते या फिर अनुलाभ, ठीक है, हिंदी में भत्ते और अनुलाभ कहते हैं इनको, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसको? इंडियन सिटीजन को, जो कि कहाँ सर्विस आउटसाइड इंडिया दे रहा है, तो वो क्या होता है? वो बेटा वो एग्जेम्प्ट होती है। वो क्या होती है बेटा? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। जैसे कि मानो कि आपको, जैसे इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स जाती है ना, पीस कीपिंग फोर्स जाती है, तो उसमें मानो कि कोई भी बीएसएफ से जाता है पीस कीपिंग फोर्स में, और उसको कहाँ पे मानो कि जैसे कॉन्गो कंट्री का नाम सुना आपने? यहाँ पे इंडिया की सबसे ज्यादा क्या लगती है? पीस कीपिंग फोर्स लगी हुई है। कॉन्गो में लगी हुई है ना, सूडान में लगी हुई है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पीस कीपिंग फोर्स लगती है इंडिया की। तो मेनली जो लगी हुई है वो कॉन्गो में लगी हुई है। ठीक है, तो कॉन्गो में क्या होता है कि इंडिया से यहाँ से भेजा जाता है जैसे बीएसएफ की किसी पर्सन को। तो आप इसको जो सैलरी जो मिलेगी,
मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उसको नॉर्मल जो सैलरीज जो देती है वो तो इसकी टैक्सेबल रहेगी, ठीक है। पर क्योंकि ये कॉन्गो में जा रहा है, यहाँ पे कुछ मतलब रिस्क अलाउंस मिलता है। क्या मिलेगा बेटा, इसको रिस्क अलाउंस मिलेगा और दूसरी कंट्री में रहने के लिए कुछ अलाउंसेस मिलेंगे, मतलब बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं इन लोगों को, ठीक है। तो वो जितना भी जो अलाउंसेस जो मिलेंगे बेटा, क्योंकि ये अपनी कंट्री को बाहर सर्विस दे रहा है, मतलब आउटसाइड इंडिया से दे रहा है, तो ये क्या रहेगा बेटा, ये नॉट टैक्सेबल रहेगा। ये कैसे रहेगा बेटा, नॉन टैक्सेबल रहेगा, फिर नॉट टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर टैक्स बिल्कुल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लगाएगी, ठीक है। क्योंकि भैया ये इनको अलाउंस किस लिए मिल रहे हैं, इनको अलाउंस इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, या फिर मतलब भारत से, क्योंकि भारत से बाहर जाके भारत की सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो भैया देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता उन अलाउंसेस के लिए, बट सैलरी जो है क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको दे रही है, तो उसके ऊपर ये इनके ऊपर टैक्सेस लगा देती है। अच्छा मुझे एक बात और बताना कि यूएन में अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, यूएन में कोई काम कर रहे हो, यूएन से आपको कोई भी सैलरी मिलती है, तो क्या वो टैक्सेबल होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। टैक्सेबल होगी या फिर नॉन टैक्सेबल होगी, ये चीज़ मुझे बता देना नीचे कमेंट, ठीक है। अब जैसे हमने ऊपर वाले 3 केसेस को अपने पढ़ा, ठीक है। तो केस 1 की सबसे पहले बात करते हैं। केस 1 की बात करते हैं। अगर कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है, वो क्या है बेटा, इंडियन सिटीजन है। क्या है बेटा, इंडियन सिटीजन है, भले ही वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या फिर नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा हम लोग केस 2 कब लेते हैं बेटा, नॉन रेजिडेंट, ठीक है, नॉट रेजिडेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, रेजिडेंट या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। हम्म? तो एम्प्लॉयर, जब उसका एम्प्लॉयर कौन है बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या फिर वो किसी भी प्राइवेट कुछ भी मतलब कहीं पे भी अपना काम कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे भी वही है, प्राइवेट है, ठीक है। तो इस वाले केस में जब हमको सर्विस रेंडर्ड होगी कहाँ पे, मान लो कि जैसे आउटसाइड, जब इंडिया में रेंडर्ड होगी सर्विस, तो उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं, दोहराई नहीं है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा ही लगेगा। बट जब हम बात करते हैं किसकी, आउटसाइड इंडिया की, ऊपर वाले केसेस को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, टेबल लिख लेना, सो दैट आपको जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओ तो आपको याद रहे, एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस वाले केस में जो सैलरी जो मिलेगी बेटा, इस वाले केस में जो हमको सैलरी जो मिलने वाली, क्या वो टैक्सेबल होगी इंडिया में, बिल्कुल होगी, ठीक है, बिल्कुल होगी। नॉन रेजिडेंट है, बट केस में किस वाले केस में आ जाता है, अगर ये रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट के केस में आ जाता है, ठीक है। तो इस वाले केस में सैलरी मिलेगी, यस, ठीक है। तो सैलरी जो होगी वो भी हमारी क्या होगी बेटा, टैक्सेबल होगी। अच्छा रेजिडेंट में होगी, नॉन रेजिडेंट में नहीं होगी, सॉरी एक मिनट, नॉन रेजिडेंट है यहाँ पे, मैंने इसको रेजिडेंट समझ लिया था, ठीक है। तो जो हमारा नॉन रेजिडेंट जो होगा बेटा, वो कहीं पे भी सर्विस अपनी दे आउटसाइड, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उसकी तो सैलरी जो होगी वो टैक्सेबल होगी नहीं इंडिया में, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एम्प्लॉय है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एम्प्लॉय है और उसको अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे। क्या होंगे बेटा, टैक्सेबल नहीं होंगे। अब इस वाले केस में तो किसी भी हाल में टैक्सेबल नहीं हो सकता क्योंकि वो इंडिया का रेजिडेंट है ही नहीं। बट अगर वो रेजिडेंट या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है बेटा, और किसी भी प्राइवेट में काम करता है, किसमें, प्राइवेट में काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं है, उस वाले केस में उसको जो भी अलाउंसेज मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे बेटा, टैक्सेबल होंगे। कैसे होंगे बेटा, टैक्सेबल होंगे, ठीक है। तो इस वाले चार्ट को लिख लेना, क्योंकि अगर इस वाले चार्ट को आपने लिख लिया तो कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी पर्सन है जो कि कहाँ पे, कॉन्गो में, मानो कॉन्गो या एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या फिर मानो कि सूडान में क्या है, एम्प्लॉय है अंडर द यूएन मिशन, ठीक है। और उस वाले केस में क्या होता है बेटा, उस वाले केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सैलरी दे रही है और अलाउंसेस दे रही है, क्या उसके जो अलाउंसेस हैं वो टैक्सेबल होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, या फिर आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन है, ठीक है, रेजिडेंट है, और उस वाले केस में उसको अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू रेंडर सर्विस बाहर देने के लिए, तो क्या उसको हमारे सैलरी होगी टैक्सेबल या फिर नहीं होगी, तो सैलरी टैक्सेबल होगी, अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्या होती हैं, टैक्सेबल होती हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्या होती है बेटा, टैक्सेबल होती हैं। तो हमें उस चीज़ पे ज़्यादा नहीं जाना, जैसे कि बेसिक सैलरी होगी, ठीक है, ये तो टैक्सेबल होगी। डियरेंस अलाउंस हो गया, टैक्सेबल होगा। एडवांस सैलरी है, टैक्सेबल होगी बेटा। एरियर्स ऑफ सैलरी है बेटा, टैक्सेबल होगी, ठीक है। लीव इनकैशमेंट है, अब ये भी बताया था ऊपर, लीव इनकैशमेंट का मतलब, ठीक है, लीव इनकैशमेंट है बेटा, ये क्या होगी, टैक्सेबल होगी, ठीक है। या फिर सैलरी इन लियो होगी, कभी सैलरी ऑफ पार्टनर होगा, हाँ इस चीज को ध्यान में रखना, एक चीज, सैलरी ऑफ पार्टनर्स है अगर,
ठीक है। सैलरी ऑफ पार्टनर्स है बेटा, ये चीज अंडर द हेड ऑफ सैलरीज में क्या होगा, अंडर द हेड ऑफ सैलरीज टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है, टैक्सेबल नहीं होगी। रॉन्ग को याद रखना, राइट मत लगा लेना। ये किस में जाएगा बेटा, ये हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड गेन्स। इस चीज को नोट डाउन कर लो, मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगा। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान में रखना। और एक चीज आपकी, अच्छा ठीक है चलो, इसका तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया, तो आपको ये वाला क्वेश्चन बताना ही है, ठीक है। बात ही ज्यादातर जो चीज होती है बेटा टैक्सेबल होती है। अब आते हैं क्या, एक ग्रेचुटी का केस सुन लो, क्योंकि ग्रेचुटी में क्या अभी चेंजेस हुए हैं, तो ग्रेचुटी के बच्चे गलत क्वेश्चन कर देते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं। तो ग्रेचुटी देखो क्या होता है बेटा, ग्रेचुटी वाले केस में होता है, ग्रेचुटी इज अ बेनिफिट, ठीक है। ग्रेचुटी कब दी जाती है, जैसे मानो कि आपने रिटायरमेंट ले ली, या फिर आपने क्या किया, आपने रिटायरमेंट ले लिया, फिर आपने क्या किया, कोई कंपनी को छोड़ दिया, ठीक है। तो उस वाले केस में हमारी ग्रेचुटी जो होती है, तो वो बेनिफिट हमको कौन देता है बेटा, एम्प्लॉयर देता है, किसको, अपने एम्प्लॉय को, मतलब उसको पैसे देता है कि भैया आपने हमारे यहाँ पे काम किया है, ठीक है, तो हम आपको कुछ कैश देना चाहते हैं, ठीक है। ग्रेचुटी हालांकि आपकी सैलरी से हर साल कटती रहती है, अगर आपने कभी काम जॉब की हो तो आपको पता होगा कि ग्रेचुटी आपकी हर साल कटती रहती है, ठीक है। ग्रेचुटी इज अ बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज आर रिसेंटली अप्रूव अमेंडेड बाय द सेंटर हैज इंक्रीज द लिमिट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेचुटी, ठीक है। नाउ इट इज टैक्स एग्जेम्प्ट अप टू ₹20 लाख। तो पहले 10 लाख की सीलिंग थी, ठीक है, पहले कितनी थी बेटा, 10 लाख की थी, कि 10 लाख का अगर आपको ग्रेचुटी मिलता है तो वो आपको क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और उससे ऊपर जितना भी मिलेगा, 10 लाख से अगर ऊपर आपको कितना मिलता है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि आपको 20 लाख तक का, आपको कितना, 20 लाख तक से अगर आपको ऊपर का होता है तो वो चीज़ आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। बट अगर आपको 20 लाख तक का मिलता है अंडर सेक्शन 10 ऑफ सबसेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो वो आपका क्या होगा बेटा, वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें थी जो कि हमारी अंडर द हेड ऑफ सैलरीज में इंपॉर्टेंट थी। बाकी मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कुछ भी आपसे पूछेगा, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी आपको पूछेगा। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको और कुछ नहीं करना, आपको बस ये वाली चीजों को पढ़ लेना है। बाकी आपको पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें, बट आपसे क्वेश्चन पूछा कितना जाता है वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। डिडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उस टाइम पे भी देखेंगे चीजों को कि कैसे कैसे हमको क्या क्या रिलीफ मिलते हैं, ठीक है। अंडर द हेड ऑफ सैलरीज हो गया, कल अपना नया वाला टॉपिक करेंगे। तो बता दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर पी इस करता ऑफ HUF doing business of Pune, doing business at Pune. Mr. P is residing in Dubai for the past 10 years and visited India for 20 days every year for filing income tax return of HUF. His two major sons take care of the day-to-day affairs of business in India. Residential of status of HUF हमको बताना है, ठीक है। ROR है, RNOR है, या फिर नॉन रेजिडेंट है, या फिर नॉन, ठीक है। तो बेटा इसको मुझे आंसर बताएंगे, रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर नॉन रेजिडेंट है, NRI जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, इनकम टैक्स अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया इज टैक्सेबल टू ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर नॉन रेजिडेंट, या फिर नन, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर सही बच्चे सही बताएंगे। ईजी है, कल वाली क्लास में जो भी कुछ पढ़ाया था उसी से है सारे के सारे क्वेश्चन। कल वाली क्लास अगर आपने सही से पढ़ी होगी ना तो इसका अच्छे से आंसर दे दोगे, ठीक है, कुछ भी छोड़ोगे नहीं। पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सिटीजन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 ऑफ सबसेक्शन 7। क्या वो सैलरी है, या फिर अलाउंसेस है, या फिर बोथ A एंड B है। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी सर्विसेज है जो बाहर दे रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, और आप क्या हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है, और उस वाले केस में आपको सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलती है। तो इनमें से कौन सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या होंगी बेटा, एग्जेम्प्ट होंगी, ठीक है। क्या दोनों की दोनों ही एग्जेम्प्ट होंगी, या फिर सिर्फ सैलरी होगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अलाउंसेस होंगे। तो ये आज की क्लास थी, आई होप आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। हमने एक फ्री बैच दे रखा है कॉमर्स एक्सिस के थ्रू, तो आपको हमारे चैनल को क्या करना बेटा, वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना है, और दूसरे बच्चों तो आप शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई मतलब आपका दोस्त है जो पढ़ना चाहता है पर कहीं पे पेड कोर्स को नहीं खरीद पा रहा है, या फिर अगर आपको लगता है कि हम आप पेड कोर्स से ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप उस वाले केस में वीडियो को क्या कर सकते हो बेटा, शेयर कर सकते हो। आज रात को 8 बजे आपकी इंग्लिश की लाइव क्लास आएगी, ठीक है, इंग्लिश की लाइव क्लास आएगी, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है बेटा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे या फिर टॉप के क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको करना क्या है, 8 बजे जुड़ना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और वीडियो में मतलब आपको डाउट भी साथ के साथ क्लियर करते जाने हैं, ठीक है। हमारी वीडियोस जो रहती हैं बेटा वो ऐसी रहती हैं कि हम लोग आपके सामने उसी समय पे कंसेप्ट भी क्लियर कराते हैं।
क्वेश्चंस ये नहीं है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लो, क्वेश्चंस ये है कि आप कम क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उतने करो, बट आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, कम क्वेश्चंस में भी कंसेप्ट क्लियरिटी कर लोगे ना तो चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन भी अपने आप कर सकते हो। ठीक है, तो कल मिलते हैं अपनी वीडियो के साथ में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।